बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम 10 तक बराह रास्त पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने आज शहर कायद कराची का दौरा किया, जहां उन्होंने कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान से मुतल्लिक आला सतही इजलास की सदारत की। इन्हें ब्रीफिंग दी गई और बताया गया कि 1100 अरब रुपए मालियत के कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के तहत अक्टूबर तक जो ग्रीन लाइन बस मंसूबा है इसे मुकम्मल कर लिया जाएगा, शुरू कर दिया जाएगा। और जो कराची के नाले हैं, सीवरेज है, सड़कों की तामीर वो इस माली साल में मुकम्मल हो जाएगी, जबकि K4 मॉडर्न KCR फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स की तामीर भी इस माली साल में मुकम्मल की जाएगी। इलावा जी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने KPT का भी दौरा किया और वहां पर उन्होंने बहरी जहाज़ों को उठाने और मुंतकिल करने के निज़ाम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कहा कि इस अमल से, इस टेक्नोलॉजी के हसूल से ज़र मुबादला भी कमाया जाएगा, सर्विसेज भी दी जाएंगी। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जो मईशत की सिमत है उसका सही तयन कर लिया गया है। व्यूअर्स, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का दौरा कराची और इस आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने वफाकी हुकूमत पर कड़ी तनकीद की, उनकी प्लानिंग, उनके इस्तेकाम के हवाले से उन्होंने कहा और कहा कि हुकूमत गैर मुस्तहिकम है, किसी वक्त भी इंतखाबात हो सकते हैं। इस सियाको सबाक के साथ प्रोग्राम के पहले हिस्से में जरा हम गुफ्तगू करेंगे और कराची और विफाक के दरमियान जो एक हमें थोड़ी सी टग ऑफ वॉर नजर आ रही है, इस पे बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है, कराची में PTI के सदर हैं, मेंबर प्रोविंशियल असम्बली खुरम शेरजमान साहब DSN इंजीनियरिंग पर हमारे साथ मौजूद हैं। खुरम साहब, आपको हम वेलकम करते हैं। सीनियर जर्नलिस्ट, एनालिस्ट, कराची की सियासत बिलखसूस और पाकिस्तान की सियासत बिलअमूम पे गहरी गिरफ्त रखते हैं। हमें मुजाहिद बरेलवी साहब, उन्होंने टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है, उनको भी वार्म वेलकम। खुरम शेरजमान साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करना चाहूंगा। बहुत अच्छी बात है, कराची पाकिस्तान की फाइनेंशियल लाइफ लाइन है, कराची में तरक्की होगी, उससे पाकिस्तान की तरक्की जो है उसका पहिया चलेगा। 1100 अरब रुपए का मंसूबा है। सवाल यह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जिनकी हुकूमत है वो तो गिला कर रहे थे कि पिछले एक साल से ना उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत ने कोई फंड जो है वो खर्च किए हैं, ना 1 मेगावाट बिजली दी है और ना ही पानी दिया है। क्या कहेंगे इस हवाले से? अच्छा, देखिए, बिलावल जरदारी साहब का कसूर नहीं है, वो बेकसूर हैं। उसकी वजह यह है कि जितनी भी काम वज़ीर आज़म साहब कराची शहर के लिए कर रहे हैं, सूबे सिंध के लिए काम कर रहे हैं, वो तमाम काम जो हैं वो जिम्मेदारियां हैं बिलावल जरदारी की। वो तमाम काम जिम्मेदारियां हैं सिंध हुकूमत की कि उन्होंने ये काम करने हैं। जैसे कि वज़ीर आज़म साहब K4 बना रहे हैं, ये जिम्मेदारी किसकी है? ये सूबाई हुकूमत की है। जैसे कि वज़ीर आज़म साहब ने कराची शहर को 52 फायर ब्रिगेड्स दी, ये जिम्मेदारी बिलावल जरदारी की है। जैसे कि वज़ीर आज़म साहब ने नाज़माबाद के अंदर 6 फ्लाईओवर्स बनाए, नेपियर रोड बनाया, कराची में निश्ता रोड बनाया, मंगोपी रोड बन रहा है, ये जिम्मेदारी सिंध हुकूमत की बिलावल जरदारी की है। तो वो शर्मिंदा हैं कि ये काम मेरी हुकूमत क्यों नहीं कर रही है, ये वज़ीर आज़म इमरान खान क्यों कर रहे हैं। आज जिस तरीके से ग्रीन लाइन कंप्लीशन की तरफ जा रहा है, ये जिम्मेदारी बिलावल जरदारी की है, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान ने करा। शहर कराची के अंदर बारिशें हो जाती थी, आपके सामने हैं, शहर डूब जाता था, लोग मर जाते थे। लेकिन आज वज़ीर आज़म साहब 33 अरब रुपए दे के शहर के 3 बड़े जो नाले हैं, गुजर नाला, उरंगी का नाला और उसके अलावा महमूदाबाद का नाला, ये वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के दिए हुए फंड से बन रहा है। ये बिलावल जरदारी का काम था। तो बिलावल जरदारी तो शर्मिंदा होंगे, वो तो चीखेंगे, वो तो पुकारेंगे, उनको समझ में नहीं आ रहा उन्होंने क्या करना है। सो हम तो बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। चलिए, इस पर आते हैं जरा। मैं मुजाहिद साहब को भी आपकी इजाजत से आपने नुक्ता उठाया, ये एडिशनल है, ये जी आपके NFC से ताल्लुक नहीं है इसका, NFC के अलावा सारा पैसा जो खर्च किया गया। जी, मैं उस पर भी आता हूं। मैं जरा चाहता हूं मुजाहिद बरेली साहब के भी नुक्ता जरा ले लेते हैं। आपने कहा, मुजाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम, मुझे सुन पा रहे हैं? आवाज रिपीट हो रही है, मैं सुन नहीं पा रहा हूं आपको सही तरह। मुजाहिद साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त देने का। बताइएगा सर, कराची का दौरा किया प्राइम मिनिस्टर साहब ने, खुरम शेरजमान साहब बड़े प्रोएक्टिव MP हैं, उन्होंने कहा कि ये काम तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के करने के हैं, हम कर रहे हैं। और उन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स भी गिनवाए, चाहे गुजर नाला है या दूसरा कुरंगी के नाले हैं, कराची ग्रीन बस मंसूबा है। आप तो शहर कायद की सियासत से बाखूबी वाकिफ है, क्या कहेंगे? पीपल्स पार्टी 13 साल से बरसर इक़्तिदार है, लेकिन बिलावल साहब तो बहुत शाकी हैं। वो कहते हैं जी हमें तो विफाक की तरफ से कुछ मिल नहीं रहा, जबकि खुरम शेरजमान और आज मैं देखता था फारूक साहब भी कह रहे थे कि 2000 अरब रुपए NFC के तहत सिंध हुकूमत को मिले हैं। हम उनका एहतराम करते हैं और इसी तरह जो पार्टियों के लोग हैं वो अपना वक्त बयान करते हैं ना। जी जी। और ये मैं आपको मैं सीधे रजिस्टरों की तरह कोई अपना एजेंडा रखता हूँ, ना मैं कोई
आपको पता है जो पसमंजर के साथ किसी के सियासी जमातों के टेररिस्ट हैं और मुझे अफसोस होता है कि जब हमारे बहुत सारे एंकर जो हैं मुझे बरेलवी साहब की मुजाहिद आवाज़ साहब नहीं आ आपकी रही है। थोड़ी सी ऑडियो का सर इशू, मैं दोबारा आपको कॉल करूंगा जी। मैं चाहूंगा खुरम साहब अपनी आप बात मुकम्मल कर लीजिएगा, हम दोबारा लेते हैं मुजाहिद साहब को, उनकी ऑडियो का थोड़ा इशू आ रहा था। जी खुरम जी साहब। जी जनाब, तो देखिए मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा था अपनी बात मुकम्मल करते हुए कि ये जितने भी काम हैं ये तमाम, ये जितना इनफैक्ट जो पैसा खर्च किया गया है ये एनएफसी के अलावा है। 18वीं तरमीम के बाद एनएफसी के ज़रिए जो हम पैसे देते हैं सालाना, जो अरबों रुपए सिंध हुकूमत को मिलते हैं, वो भी इन्हीं कामों के लिए मिलते हैं ना, कि तालीम के शुबे को बेहतर करना है, सेहत के निज़ाम को बेहतर करना है, सूबे के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर के इशूज़ हैं उनको एड्रेस करना है, ट्रांसपोर्ट को निज़ाम को बेहतर करना है। तो जब हमने देखा शुरू के 6 से 7 महीने में कि सूबाई हुकूमत काम नहीं कर रही है, तो हम वज़ीर आज़म साहब के पास गए। हमने वज़ीर आज़म साहब से गुजारिश की कि वज़ीर आज़म साहब, सूबे सिंध के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, अगर हम खाली यही देखते रहेंगे कि हम एनएफसी के ज़रिए पैसा दे रहे हैं और इन्होंने काम करना है, तो कराची के जो हमारे वोटर्स हैं उनके तो चीखें निकल जाएंगी। सो अल्हम्दुलिल्लाह प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमारी रिक्वेस्ट को कंसिडर किया, हमारी मदद करी और हमने कराची के लोगों को डिलीवर किया। वरना हम क्या करते, आपके तो सामने है ना कि जब अच्छा, अब ये मुझे बताइएगा, आपने कहा कि आपने डिलीवर की, जरदारी वहां पर गया। जी खुरम साहब, मैं सवाल ही कर रहा था, 1100 अरब रुपए का जो कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान है, इसमें विफाक का कितनी कंट्रीब्यूशन है और सूबाई कितनी कंट्रीब्यूशन है? और ये आपसे मैं जानना चाहूंगा, पीपल्स पार्टी के रहनुमा आज गिलामंद नजर आए, हमने तो कोशिश भी की थी मुर्तजा वहाब साहब को लेने की, जो कराची के नए एडमिनिस्ट्रेटर है, लेकिन उन्होंने शिरकत करने से माजरत कर ली, वो कमिटेड थे, उन्हें नहीं मदू किया गया। नासिर हुसैन शाह साहब कह रहे थे वजीर आला सिंध मौजूद नहीं थे। तो ये कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान तो फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट मिलकर कर रही है ना, तो आप समझते हैं कि बेहतर इश्तराकी अमल की भी जरूरत है? देखिए ये जिस तरह के मुनाफिक लोग हैं ना, इनके साथ वजीर आजम साहब का बैठना मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं है। मैं वजीर आजम साहब को एडवाइस नहीं करूंगा इनके साथ बैठे। देखें, हमने कड़वा घूंट पिया कराची की खातिर। वजीर आजम साहब ने गवर्नर हाउस के अंदर अपने साथ गवर्नर साहब को भी बिठाया और अपने साथ वजीर आला को भी बिठाया, कराची के लोगों की खातिर, कराची की बेहतरी की खातिर ये कड़वा घूंट हमने पिया। लेकिन इन्होंने रिटर्न में हमें क्या दिया? एक एग्रीमेंट हुआ कि ये पैसा अरबों रुपए आएगा, कराची पे खर्च होगा और जो भी एडमिनिस्ट्रेटर लगाया जाएगा वो आपस में इत्तेफाक के साथ लगाया जाएगा। आज इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर तब्दील कर दिया, इन्होंने आज अपना एक ब्लू आइड बॉय लगा दिया है, जो कि इनको माल बना कर देगा, जो इनको माल इकट्ठा करके देगा। हम बैठकर तमाशा देखते रहेंगे। इनके ऊपर जो करप्शन के केसेस चल रहे हैं, जो वजीर आला आपका नुक्ता आगे सर, आप थोड़ा सा वक्फा लीजिएगा, मैं मुजाहिद बरेली साहब को भी शामिल कर लेता हूं, वो पहले हमारे साथ शामिल नहीं हुए थे। मुजाहिद साहब को भी। जी मुजाहिद साहब, आप सर, आपकी ऑडियो ठीक आ रही सर, बताइएगा, आप अपना जवाब मुकम्मल कीजिएगा। मुझे उनका पार्टी के फल तक भी हुए हैं, है जी, और मैं उस तरह के जिस तरह आप बहुत सारे अपना पार्टी में जाते हैं, एक खास नजर रखते हैं। मुझे यकीनन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब दीगर साबिका वज़ीर आज़म के मुकाबले में जो भी करते हैं, सिंसियर करते हैं, उनकी ऑनेस्टी, उनकी कमिटमेंट, उनकी साथ और ये जो भी प्रोजेक्ट होते हैं साफ सुथरे होते हैं, हमारे कोई दो राय नहीं। लेकिन मेरी से ये कहना है कि अगर कोई भी प्राइम मिनिस्टर, कोई भी हुक्मरान जब तक किसी शहर में एक शब्द या दो शब्द नहीं गुजारेगा, अच्छा, वो एयरपोर्ट से निकलकर अगर सीधे गवर्नर आया, उसमें 1 घंटे रेंजर और पुलिस से मिला, 1 घंटे तारों से मिला, 1 घंटा एमएलए एमपीए से मिला, जैसे किया केपीडी चला गया, उस वक्त तक उस शहर के मसाइल और डायनेमिक्स को नहीं समझेगा। और कराची ने झोली भर भर के जो है सीपीआई को वोट दिए, 15 एमएलए इलेक्ट हुए। सॉरी टू से खुरम शेख खान को मैं बहुत सरकार में इनके सामने कहने में इज्जत नहीं करता, लेकिन मुझे से आज जो है आपका साहब का तालुक रहा है, कह रहा है 15 एमएलए में जो आपके नाम भी नहीं पता, ये सब हल्कों में जाते हैं, सब इन्होंने कचेरियां लगाई हैं, सब जो ये मसाइल होते हैं वहां पर पहुंचते हैं। ये तरकीब से ये कोई गवर्नमेंट ने नहीं करा, तो मैं जरूर कहूंगा कि प्राइम मिनिस्टर आए, लेकिन उन्हें चाहिए कि एयरपोर्ट से वो केवाड़ी भी जाए, एयरपोर्ट से कोरंगी भी जाए, एयरपोर्ट से कोराकोट भी जाए, एयरपोर्ट से वो किसी बंदर भी जाए, तो जब रास्ते में वो सड़कें देखेंगे, दरिया देखेंगे, बारिश के नाले देखेंगे, टूटे पुल देखेंगे, जब वो ज्यादा बेहतर पुल के अंदर होकर कराची सारी एक शहर नहीं है, कराची मिनी पाकिस्तान है जी, यहाँ पर 2.5 करोड़ की आबादी है, ये रेवेन्यू देते हैं और
के बाद लेकिन मैं अपने दोस्तों को ये जानते हैं कि मैं आपसे इस तरह की बात उनके सामने भी करता रहा हूँ। जी जी, अब जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब कराची की जी रिपीट हो इंटरेक्ट करना चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं मुजाहिद साहब, मुझे याद है जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे कराची में, तो आपने उनके साथ पूरा एक प्रोग्राम भी किया था और गाड़ी में आप भी मौजूद थे। तो वी नो कि आपको मुतअद्दिद बार मैं जरा इसका जवाब ले लेता हूँ। आपने नुकात अहम उठाए हैं। आपने खुर्रम शेर जमान साहब सुन लिए होंगे, बताइएगा उनका प्राइम मिनिस्टर साहब ज्यादा वक्त कराची में गुजारे, उन्हें ज्यादा इदराक होगा। आपको 14 से 15 MNAs कराची से इलेक्ट आपके हुए हैं बराह रास्त। जी खुर्रम साहब, और आप खुद भी शामिल हैं MPA में। अच्छा देखिए साहब, मुजाहिद साहब बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं और मैं इनकी किसी बात पे बहस नहीं करूंगा, लेकिन मैं एक छोटी सी गुजारिश करूंगा मुजाहिद साहब कि आप इस बात को तो मानेंगे ना कि आपके वज़ीर आज़म साहब कितनी मेहनत कर रहे हैं, आपके मुल्क की इकॉनमी को कहाँ ले गए हैं, आपके मुल्क के एक्सपोर्ट्स को कहाँ लेके चले गए हैं, आपकी जो मुल्क में आज पॉलिसीज़ बन रही हैं वो किस म्यार की बन रही है, एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर आपके वज़ीर आज़म क्या कर रहे हैं। आपके मुल्क के अंदर इस वक्त वज़ीर आज़म की शोहरत की वजह से, उनकी ईमानदारी की वजह से आज कितनी जो है आपके पास मुल्क में रेमिटेंस आ रही है। वज़ीर आज़म साहब मुल्क की जो फॉरेन पॉलिसीज़ हैं उसके ऊपर किस तरह काम कर रहे हैं, किस तरह पूरी दुनिया के अंदर उन्होंने पाकिस्तान के म्यार को एक बेहतर किया है। सो मैं समझता हूँ मुजाहिद साहब अपनी जगह पे बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारियाँ मुजाहिद साहब आप खुद समझते हैं कि वज़ीर आज़म साहब के ऊपर इतनी ज़्यादा है इस मुल्क को संभालना, इतनी पेचीदगियाँ थी, कितना मुल्क के ऊपर कर्जा था, कोविड के मसाइल थे और इस कोविड के दौरान वज़ीर आज़म साहब ने मुल्क को किस तरह बाहर निकाला है। पूरी दुनिया नीचे की तरफ जा रही थी, पाकिस्तान ऊपर की तरफ जा रहा है। पूरी दुनिया के अंदर बैठ के कॉन्फ्रेंस हुई हैं, बड़े बड़े लीडर्स ने इस बात के ऊपर बहस की है कि किस तरह पाकिस्तान ने तरक्की कर गई। तो पाकिस्तान ने तो बड़ा प्रोग्रेस किया वज़ीर आज़म के इस कराची स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशंस है खुर्रम साहब उनकी, कराची स्पेसिफिक। जी नहीं मुजाहिद साहब, असल में देखें बात असल में यह है कि मुजाहिद साहब का जो ताल्लुक है ना वो कराची से ताल्लुक है। मुजाहिद साहब ने बड़ा काम किया है कराची के ऊपर, बड़े इश्यूज़ को इन्होंने हाईलाइट किया, तो जाहिर है इनके दिल में एक दर्द है। लेकिन मैं देखो, मैं जो आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि मुजाहिद साहब के जितने काम है ये हमारा काम तो नहीं था ना, ये सारा काम तो सूबाई हुकूमत का था। तो आप तो एडिशनल एक अप्रिसिएशन सूबाई वफाकी हुकूमत को दें कि उन्होंने इस बात को नज़रअंदाज करते हुए कि 18वीं तरमीम के बाद हमारी जिम्मेदारी नहीं थी, लेकिन फिर भी शहर कराची के लिए वज़ीर आज़म साहब ने काम करा। सो अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं और हम इस बात पे यकीन करते हैं कि कराची के शहरी हमसे मुतमईन है और बेहतरी की जरूरत है और काम करना है। एक और सवाल मैं जरा लेकिन उनसे भी करना है मुजाहिद साहब से, कोई उम्मीदें नहीं है। जी जी ठीक है मुजाहिद साहब, एक और सवाल आपसे मैं जरूर करूंगा। देखिए जाहिर बात है शहर कायद कराची भी मैं जो देख रहा हूँ पॉलिटिक्स में 13वां साल तो पीपल्स पार्टी का है, बिला शिरकत गैर इक्तदार में है। MQM पाकिस्तान जो अब है उनका बहुत बड़ा होल्ड होता था। ठीक है 3 साल में PTI की हुकूमत आई, इन्हें ज्यादा काम करना था, लेकिन आप समझते हैं कि जो पीपल्स पार्टी का शेयर है काम करने का, उनको भी इसमें बहुत ज्यादा अपना हिस्सा डालना चाहिए। जिन एरियाज की आप बात कर रहे थे, आज भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तो क्लेम करते हैं कि वो कराची के पैदाइशी बच्चे हैं, वहां उनकी यहाँ पैदाइश हुई थी, कराची को ओन करते। पीपल्स पार्टी और MQM का कितना बड़ा फेलियर है। ये इनका फेलियर है ना कि इनकी कामयाबी में क्या किस तरीके से रिजेक्ट की इन्होंने 15 MLA जनाब और कितने MP जो PTI को दिए हैं, ये वो पार्टियां जो की काम से की जी, वो तो जिनके पता पता नहीं चलता था कराची में मेरा एक इशारा MQM की तरफ है। इनको पता होगा कि कैसा एक कॉल पर जो शहर बंद हो जाता था, शहर खुल जाता था। जी जी, इसी तरह यकीनन एक जमाने में लियारी जैसा इलाका, मजीद जैसा इलाका, उसके शहरी इलाकों की दीवानी। मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ कि वो पार्टियां जिनके साथ जीता या राज किया उनको रिजेक्ट करके मैं देखिए कुरम के लिए प्लेयर की रात करनी है। मैं इनको उनके सामने भी कह रहा, मुझे हर जगह कहता था आपने हर जगह पहुंचते हैं हमारे शेख साहब ज्यादा विश्वासी हो जाते हैं कि उनको स्टाइल है उनका अपना, और 3-4 MLA के नाम ले सकता हूँ, बाकी आप साथ जहांगीर वगैरह करें। आपकी थोड़ी वॉइस ब्रेक हो रही है मुजाहिद साहब आपकी। लेकिन इनके 15 MLA ने 3 साल में क्या अपने हल्कों में जाके पूरी जगह लगाई, क्या उनको जो अगर कुछ फंड मिला उन्होंने फंड किया। और जो ग्रीन लाइन का मसला जिसको मैं कह रहा हूँ, कराची में सबसे बड़ा मसला किया, सभी कहते हैं कि वहाँ बसें आनी शुरू हो गई हैं।
हाँ जी, आज गवर्नर सिंध, मैं इसका जवाब ले लेता हूँ जी। खुर्रम साहब, मैं आपसे ये जो सवाल उठाए हैं, थोड़ी सी ऑडियो का उनका इशू है, वॉइस ब्रेक हो रही है, बताइएगा। वो कह रहे हैं कि जो आपकी कामयाबी जो है, उनकी नाकामी ही की वजह से तो आपकी कामयाबी हुई है, तो ज्यादा ओनस आप पर आता है और आपकी जमात पर आता है सर। नहीं, बिल्कुल एहतराम में इन्होंने जो बातें कही हैं, मैं देखें उस बात से कोई दो राय नहीं है। मैं आपको देखें ग्रीन लाइन के बारे में थोड़ा सा अर्ज कर दूं कि ग्रीन लाइन बनाना सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी थी, वफाकी हुकूमत की नहीं थी। PMLN की जो पिछली गवर्नमेंट थी, उन्होंने जो है ये काम करना था कि उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना था और सूबाई हुकूमत ने जो है इसका जो IT सिस्टम था और बसेस थी वो मंगानी थी। 2018 के अंदर जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है तो सूबे सिंध की हुकूमत ने ये कहा कि हम ना बसेस ले सकते हैं, ना हमारे अंदर काबिलियत है IT सिस्टम बनाने की। लिहाजा उन्होंने कहा कि आप हमें IT सिस्टम भी बना के दीजिए, आप हमें बसेस भी ला के दीजिए। ये बात उन्होंने हमसे डिमांड की 2018 के अंदर। अब 2018 के 6 महीने के अंदर तो जनाब बसेस नहीं आ सकती थी ना, टेंडर्स होने, IT सिस्टम बनना है, उसके पूरे निज़ाम को मुकम्मल करना है। हमने एक्सेप्ट करा कराची की खातिर, और आज आपने देखा होगा गवर्नर साहब ने ट्वीट किया है कि वो बसेस चाइना पोर्ट के ऊपर पहुंच चुकी हैं, वो बसेस बन चुकी हैं और नेक्स्ट मंथ वो कराची आ रही हैं, उसके बाद उसका ट्रायल रन शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप K4 के बारे में बात करें, जो कराची के पानी का सबसे बड़ा मसला है, उसका भी यही हाल है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने 13 साल के अंदर उसके ऊपर 25 अरब रुपए जाया कर दिए। फ्लोर ऑफ द हाउस आपके वजीर आला ने कहा कि वो 25 अरब रुपए जाया हो गए क्योंकि डिजाइन गलत बना है। अब वजीर आजम साहब ने उस पूरे K4 के प्लान को वफाकी हुकूमत में वापडा को दिया है और हमने कहा कि हम किसी किस्म का कोलैबोरेशन सिंध हुकूमत के साथ नहीं करेंगे, ये मुकम्मल भी हम कराएंगे। आज वजीर आजम जो है आपके कराची के K4 के प्रोजेक्ट को मुकम्मल करा रहे हैं वापडा के थ्रू। पानी भी वजीर आजम साहब दें, ट्रांसपोर्ट भी वजीर आजम साहब दें, फायर ब्रिगेड भी वजीर आजम साहब दें, नाले भी वजीर आजम साहब साफ करें, सड़कें भी वजीर आजम साहब बनाएं, नाजमाबाद के अंदर फ्लाईओवर भी वजीर आजम साहब बनाएं, फ्रेट कॉरिडोर भी वजीर आजम साहब बनाएं, आपका KCR भी वजीर आजम मुकम्मल करें, पनागाह भी वजीर आजम साहब बनाएं, एहसास के जरिए पूरे सूबे सिंध में अरबों रुपए तकसीम भी आपके वजीर आजम करें और वजीर आजम साहब दरख्त भी लगाएं। तो ये क्या करेंगे मुझे आप बताएं, इनका क्या काम है सिंध हुकूमत का? ये तो आपकी लॉटरी है ना। अगर ये देखें, ये तो फिर आपके लिए बड़ा जबरदस्त एक मौका है ना। अगर ये कुछ नहीं करेंगे तो जाहिर बात है सर, आपको 2023 के इलेक्शन में मुकम्मल जो है कामयाबी मिली। मेरा सवाल सुन लीजिए ना, तो आपको मुकम्मल कामयाबी मिल जाएगी। मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूँ, जाहिर सी बात है कि काम आप कर रहे होंगे, आप उनकी निशानदेही कर रहे हैं। मेरा नुकता ये था कि बेहतर कोऑर्डिनेशन कैसे हो सकती है, क्योंकि ऑब्वियसली एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट की अथॉरिटी होते हैं, वसाइल होते हैं, एक अच्छा इंटरेक्टिव रिलेशनशिप हो, तो उससे ज्यादा फायदा नहीं होगा सिंध के अवाम को और कराची के अवाम को? देखिए you'll have to understand something। देखिए अब थोड़ा सा मैं आपको एक बात समझाना, ये जितना काम मैंने आपको बताया है ना, जो 2 साल में वजीर आजम ने कराची में किया है, इन तमाम कामों के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पैसा मिलता है। ये एडिशनल पैसा जा रहा है, एक तरफ 18वीं तरमीम के बाद पैसा दिया जा रहा है और दूसरी तरफ जो है हम अलग से पैसा खर्च कर रहे हैं। तो वो पैसा कहां जा रहा है जो 18वीं तरमीम के जरिए अरबों रुपए उनको मिल रहा है? आप मेरी बात समझ रहे हैं? जी, आई गॉट योर पॉइंट। कि हम भी खर्च करके बना रहे हैं कि हमारे ऊपर प्रेशर है कि PTI को कराची ने वोट्स दिए और दूसरी तरफ अलग से इनको पैसा भी दे रहे हैं NFC के जरिए। कोई अंदाजा आपको है कि कितने अरबों रुपए की करप्शन इस सूबे के अंदर हो रही है? ओके, चलिए, कल की जो कैबिनेट मीटिंग थी जो सिंध गवर्नमेंट की हुई है सर, उसके अंदर सुबह इनकी कैबिनेट ने अप्रूव किया है और डिमांड की है नैब से कि 1.58 अरब रुपए जो कि वॉलेंटरी रिटर्न के थ्रू वापस मिले हैं वो सिंध हुकूमत को दिए जाएं। इसका मतलब है कि वजीर आला इस बात को मान रहे हैं कि लूटमार हुई, 1.58 अरब रुपए नैब को वापस मिले, अब वो कहते हैं कि हमें वापस दे दो। चले, अब चूंकि पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे पाकिस्तान लिखता है कि अरबों रुपए की बेज़ाब्तियां ज़कात के डिपार्टमेंट में। चलिए, उसकी जरूर पूछ पड़तीछ होनी चाहिए। मैं इस चीज अब आप बताएं कहां जाएं? अब पीपल्स पार्टी के चूंकि कोई नुमाइंदे नहीं, हमने कोशिश की और मुजाहिद बरेली साहब से भी हमारा राब्ता जो है वो टूट के हो रहा है, लेकिन बारकैफ एक अच्छी बात यह है कि शहर कायद कराची के लिए का। जी बताइएगा सर, आपकी आवाज थोड़ी सी, जरा आपने या तो मोबाइल की लोकेशन चेंज करें, मुझे साहब आपकी आवाज टूटती है, जरा जी बताइए। मैं अपने मोहतरम से ये मालूम करूंगा कि आपके वफाकी काबीना के कितने वजीर होते हैं? 50? जी मुझे बताइए, ये वफाक के वजीर होते हैं कि आपकी पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, कितनी पाकिस्तान? ठीक।
आपके वफाकी वज़ीर का मैं नाम लूंगा, लेकिन कराची के 2 वफाकी वज़ीर जो आपको जानते हैं, मैं सिस्टम से करीब हूँ, उनके लिए 10 तरह के दूसरे का इस्तारा निकालना चाहिए। ओके, आपके एक वजीर है वो जहाज में और सीधे डेराबादी खां जानते हैं जिसका नाम कुछ है। आपके एक वजीर है जो अगर रेल लेते हैं तो कराची मार्ग कितनी बार है। आपके एक वजीर है अगर दौशेरा के तो कराची में कितनी बार है। कहने का मतलब ये है कि आपके 50 वज़ीरा में से 30 वज़ीरा किसके कौन से प्रोजेक्ट साथ में होते ठीक हैं। है, ठीक है, ठीक है, एजुकेशन के ना कितना पॉइंट टेकन सर, पॉइंट टेकन सर। प्रोग्राम का मेरे पहले हिस्से का वक्त खत्म हो जाता है, लेकिन आपके नुकात हमने सुने। बहुत बहुत शुक्रिया मुजाहिद बरेली साहब आपका, खुरम शेर जमान साहब आपका बहुत शुक्रिया। और वैसे हम वजात करते चलूँ, हमने पीपल्स पार्टी को शर्मिला फारूकी साहबा को दीगर रहनुमाओं को लेने की कोशिश की, लेकिन वो बावजूद नहीं आए, लिहाजा उनको नुक्ता नहीं किया। ये प्लेटफॉर्म हाजिर है, अगर वो भी इस पर कोई बात करना चाहे तो ज़रूर कीजिएगा। बार कैफ कराची शहर कायद जो है वो पूरे पाकिस्तान का एक ग्रोथ का इंजन है, वो चलेगा तो पूरा मुल्क चलेगा। एक छोटा सा वक्फे लेंगे, वक्फे के बाद आएंगे तो इंडिया की जानिब से जो पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें बुनी जाती हैं उस पर गुफ्तगू करेंगे। एक नया इल्ज़ाम उनकी तरफ से बिल्कुल झूठा और बेबुनियाद धरा गया है उनके वज़ीर दाखिला की जानिब से, उस पर गुफ्तगू कर रहे होंगे। एक छोटा सा वक्त, दोबारा लौट कहते हैं हमारे साथ रहिए। ख्वाब, अज़्म, इत्तेहाद, जुस्तजू, कामयाबी, लगन, जिंदगी, शर्फ, इन सब से मिला हमें हमारा पाकिस्तान। और अब मिलकर उठाएंगे हम अपना हर कदम वतन के नाम। कल और आज वही मोतबर अंदाज, मगर जदीद तकाजों के साथ नए चैलेंजेस। अमन हो या नामसाइद हालात, हम रखेंगे आपको बाखबर लम्हा ब लम्हा कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ। शामिल होंगी बुलेटिन्स में इकोनॉमिक अपडेट्स और खेल के सनसनीखेज मुकाबलों की रिपोर्ट्स, काबीना के अहम फैसले, पार्लियामेंट की कार्रवाई और आपके हलकों के अवामी नुमाइंदों से जुड़ी सरगर्मियों का अहवाल। आप रहेंगे आगाह तालीम और सेहत से मुतालिक जदीद रिसर्च और खबरों से। हम करेंगे जराइम के पीछे छुपे चेहरों को भी बेनिकाब। पीटीवी का मिशन सच जिम्मेदारी के साथ। वेलकम बैक व्यूअर्स। अब हम गुफ्तगू करेंगे इंडिया की, और जैसे मैंने आपको बताया उनके भारतीय वज़ीर दाखिला ने राज्यसभा में बयान दिया और उन्होंने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम आयद किया जो बिल्कुल बेबुनियाद है और सरसर झूठ है कि पाकिस्तान की जानिब से मकबूजा कश्मीर में कुछ लोग गए हैं जिसकी वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया है और पाकिस्तान बदअमनी फैला रहा है। आज वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि अगर कोई ऐसा सबूत है उनके पास तो ज़रूर पाकिस्तान के साथ शेयर करें। बॉर्डर सारा फेंस है, 9 लाख वहाँ भारत की फ़ौज बैठी हुई है, उसके बावजूद पाकिस्तान पर दुश्मन तराजी, इल्ज़ाम तराशी, इस पर भी ज़रूर बात करेंगे कि अपनी नाकामी को छुपाने के लिए पाकिस्तान पर हमेशा इल्ज़ाम धर दिया जाता है जो कि बिल्कुल बेबुनियाद होता है। इसके साथ साथ ये भी आज सामने बात आई है कि जो जाली खबरों के ज़रिए पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपोगंडा है उसमें इंडिया, अफगानिस्तान जो है वो शामिल हैं। और जैसे भारत ने एक पूरा डिसइन्फो लैब चलाया हुआ था और EU में ये मौजूद था, फिर वहाँ से बस्ट हुआ, तो अब एक और ख़बर आई है और कहा है कि जो G5 इंटरनेट ऑब्जर्वेटरी है उसके तहत
एक पूरे ट्वीट्स हुई और वो ट्वीट्स जो है एक मखसूस जगह से हुई और पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। इस पे ज़रा गुफ्तगू करेंगे कि जब आजकल डिजिटल वॉर है तो वॉर ऑफ नैरेटिव्स में डिजिटल मीडिया का कैसे इस्तेमाल किया जाए और ये जो बयानिए की जंग है इसमें हम कैसे सबकत हासिल कर सकते हैं। उसके लिए मुझे ज्वाइन करें दो इंतहाई नुमाइंदा शख्सियात, मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज अमान साहब बजरिया स्काइप, हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं, दिफाई सियासी तजिया निगार हैं, और डॉक्टर मारिया सुल्तान साहबा टेलीफोन लाइन पर मेरे साथ मौजूद हैं। आप डायरेक्टर जनरल हैं सासी की साउथ एशियन स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी इंस्टीट्यूट और माहिर हैं बैन अक़वामी उमूर की। आप दोनों मौसम मेहमानों को फॉर्म और वेलकम। एजाज अमान साहब, सर बताइएगा, एक और इल्ज़ाम आया इंडिया की जानिब से, उनके वज़ीर दाखिला ने कहा है, हमारे वज़ीर दाखिला ने उसको कहा है कि ये बेसलेस है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, अपनी नाकामियों को अभी 5 अगस्त को 2 साल मुकम्मल हो गए हैं, भारत की जानिब से जो आयरन कर्टन बिछाया हुआ है पूरे मकबूजा वादी पर, पाकिस्तान की तरफ इशारे किए जाते हैं कि जी पाकिस्तान की वजह से यहाँ पर बदअमनी हो रही है, और मैंने कहा कि जो झूठी खबरों का भी अनर्थ हो रही है। क्या कहेंगे इस हवाले से, पाकिस्तान की क्या हिकमत अमली होनी चाहिए और भारत फ्रस्ट्रेटेड आपको नजर आता है? थैंक यू वेरी मच अनवर, इसमें आपने बड़ा लोडेड क्वेश्चन कर दिया, 3-4 एस्पेक्ट्स इसके। पहली बात तो ये है कि अजीत डोवाल जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं और फिर फॉर्मर रॉ को जो है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ऑफ इंडिया उसके हेड भी रहे हैं। ही इज अ वेरी शार्प इंटेलिजेंस ऑपरेटर, ही इज वेरी गुड। वो बहुत अच्छा है नैरेटिव्स बनाने में और इल्ज़ाम पास ऑन करने में, और इस तरह के जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस हैं उनकी स्ट्रक्चरिंग में और उनको आगे प्रोपेगेंडा टूल के तौर पे यूज करने में। आप देखिए, हमने पिछले कितने सालों से ये देख रहे हैं, हम पर्टिकुलरली जब से ये 5 अगस्त 2019 से कि उन्होंने कश्मीर के अंदर स्ट्राइक्स कराई और इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर देने की कोशिश की, जबकि उनके अपने जनरल्स ने, जो बहुत फेमस इंसिडेंट है पुलवामा का, उसमें उनकी स्टेटमेंट थी कि गाड़ी इंडियन, एक्सप्लोसिव इंडियन, डेटोनेटर्स इंडियन, जो सब कुछ इंडिया के अंदर से बना, इंडिया के अंदर ही इस्तेमाल हो रहा था, और कश्मीर में वो रोड वाइडनिंग और रोड कंस्ट्रक्शन के लिए जो कुछ इस्तेमाल हो रहा था वो सब कुछ वहां इस्तेमाल किया गया और ईसीपी को जवानों को टारगेट किया गया। उससे पहले पठानकोट चले जाएं, उड़ी चले जाएं, वहां भी उन्होंने यही किया कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया, और पाकिस्तान ने बड़े खुलूस के साथ उनको जॉइंट इन्वेस्टिगेशन की ऑफर की। पठानकोट में तो हमारी टीम वहां चली भी गई जी, लेकिन उनको साइट ऑफ द इंसिडेंट पर एक्सेस नहीं दी गई थी और बिल आखिर उन्हें वापस लौटना पड़ा। तो इंडिया ने न कभी जॉइंट इन्वेस्टिगेशन में शिरकत की, न वो उसके प्रोब में शामिल होना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारे एक्सपर्ट्स उनको विद इन अ वीक एक्सपोज कर देंगे कि ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। तो ये तो एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन एक टेक्निक है जिसको अजीत डोवाल इस्तेमाल करता है। डिसइंफो लैब का आपने जिक्र किया जी, या ये जो लेटेस्ट अनअर्थ हुआ है उनका प्लान, इसमें देखें इंडिया में आई वुड से लेट्स एक्सेप्ट एंड एडमिट कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में वो हमसे आगे हैं, कंप्यूटर यूजेज और टेलीफोन टेक्नोलॉजी में वो हमसे आगे हैं। फिर उनकी पॉपुलेशन का साइज ऐसा है कि जहां एक पाकिस्तानी है वहां पर 7 इंडियन होंगे, तो पूरे यूरोप में उनकी प्रेजेंस ज्यादा है, अमेरिका और कनाडा में उनकी प्रेजेंस ज्यादा है। तो वो जब इन तमाम लोगों को इस्तेमाल करते हैं वेस्टर्न कम्युनिटी में एक नैरेटिव को फ्लोट करने के लिए, तो वो हमें उस चीज में लीड दे जाते हैं और हम अपने डिफेंस में लगे रहते हैं। तो ये एक बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। वॉर ऑन नैरेटिव, यकीनन ये जो वॉर विदाउट कॉन्ट्रैक्ट जो उनके नेशनल सीडीएस हैं जनरल रावत, वो ये कहते हैं कि वॉर विदाउट कॉन्ट्रैक्ट हम फाइट करेंगे। अच्छा। और उस वॉर विदाउट कॉन्ट्रैक्ट में प्रोपेगेंडा, इंफॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन, नैरेटिव्स को फ्लोट करना और इनको इस्तेमाल करके किसी भी मुल्क के बारे में दुनिया की राय को तब्दील करना या खुद मुल्क के अंदर करना। और चौथी चीज है वो बड़ा दलेरी के साथ मैं कहूंगा कि वो हमारे मुल्क के अंदर दहशतगर्दी का एक कंप्लीट नेटवर्क ऑपरेट कर रहे थे, जो अभी भी कर रहे हैं। और कुछ हमारे सर अपोलॉजिस्ट जो हैं वो मीडिया में भी वो उनको फीड भी करते हैं और उनका साथ भी देते हैं। डॉक्टर मारिया साहब, आप क्या कहेंगे, ये जो डिसइंफॉर्मेशन और प्रोपेगेंडा कैंपेन है, इसका काउंटर के लिए हमें क्या स्ट्रेटेजाइज किस तरह करना चाहिए? डॉक्टर मारिया सुल्तान साहबा।
देखिए जी, पहली बात तो ये कि जब आप डिस्ट्रिक्ट लैब को देखते हैं गौर से तो आपको ये नजर आता है कि उन्होंने ना सिर्फ जो है 750,000 से ज्यादा जो है फेक मीडिया आउटलेट्स बनाए, लेकिन 550 से ज्यादा जो है डोमेन्स भी बनाए, यानी कि सोशल मीडिया डोमेन्स बनाए, जिसके अंदर वो ये तासुर दे रहे थे कि खबर एक जगह से नहीं तकरीबन 116 ममालिक से आ रही है। और उसके साथ साथ जो लोकल उनके एजेंट्स थे, एसेट्स थे, जैसे हुसैन हकानी से लेके मुख्तलिफ जो लोग जिनका नाम जो है डिस्ट्रिक्ट लैब के अंदर दिया है, वो लोग यहाँ कोई बातचीत करते और कुछ मतलब वाकयात जमीन से रूनमा होते, उसके बाद फिर वो उसकी तशरीह जो है इन फेक मीडिया आउटलेट्स के जरिए सारी दुनिया में करते। तो इस लिहाज से जब आप ये आपको इसका सामना है तो सबसे पहले बात तो ये कि आपको लीगल फ्रेमवर्क चाहिए ताकि आप इस बात को वाज़ेह कर सकें कि क्या चीज़ गलत है क्या चीज़ नहीं। दूसरी बात यह है कि इसके बाद जब आपने कोई काम करना है तो आपको जितने वो अदारे जहां आपके खिलाफ ही प्रोपेगेंडा किया गया आपको उससे रुजू करना जरूरी है। अभी तक आपने उससे ऑफिशियली रुजू नहीं किया है, यानी कि यूरोपियन पार्लियामेंट में कश्मीर के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के सवालात उठाए गए जो इस मीडिया की वजह से थे। इसी तरह बहुत सारे सवालात जो है यूएन में उठाए गए। इस तरह की बहुत सारे मुख्तलिफ बैन अवी अदारे की स्टाक और उनके काम करने के ऊपर नुक्ता मतलब बहुत ज्यादा जो है फिंगर पॉइंटिंग हुई, लेकिन आपकी तरफ से अभी तक कोई वाज़ेह हिकमत अमली नहीं आई। अगर हमने कुछ करना है तो हमें सबसे पहले तो ये देखना होगा कि हम किन बातों के ऊपर कौन सी चीजें जो हकायक के करीब हैं उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा ये कि हम किस जगह के ऊपर ये बात लेके जाना चाहते हैं। तीसरा ये कि कौन सी पॉपुलेशन आपकी टारगेट है। और फिर सबसे आखिर में कि कहाँ कहाँ कमजोरी पाई जाती है कानूनी तौर के ऊपर, वहाँ अगर आप इन सारी चीजों को आपस में जोड़ते हैं तो आप अपनी नुक्ता नज़र की तशरीह कर सकेंगे। लेकिन किसी भी नैरेटिव की कामयाबी की जो बुनियाद है वो इस बात पे होती है कि आप जो है अपना नुक्ता नजर अपने मौक़िफ़ से बयान करें, अपने तहफ़्फ़ुज़ात से, दूसरों के नुक्ता नजर से नहीं, क्योंकि अगर आप वो करते हैं तो फिर आप उनके जवाब देते हैं। ये जो जन एजाज अहमद साहब, ये जो नुक्ता डॉक्टर मारिया ने उठाया है कि हम अपना बयानिया लेकर आए, मतलब हमारी प्रोएक्टिव अप्रोच होनी चाहिए, ना काउंटर यानी रिएक्टिव नहीं होनी चाहिए। रियासत का बयानिया ज़ाहिर बात है उसमें मीडिया का किरदार है, सिविल सोसाइटी का है, हुकूमत का है, फॉरेन ऑफिस का है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन का है। आप क्या कहेंगे, रियासत का बयानिया तगड़ा होना चाहिए और हमारी प्रोएक्टिव अप्रोच होनी चाहिए? देखिए, यकीनन इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि प्रोएक्टिव होना चाहिए और हमारी रियासत को जितने भी हमारे जर्नलिस्ट हैं, इस कम्युनिटी को या ऑल दोज ओपिनियन मेकर्स, इनको टाइमली इन्फॉर्म करना चाहिए, इनको ब्रीफ करना चाहिए और फिर इनकी इनपुट्स लेते हुए एक नेशनल नैरेटिव बनाया जाए, क्योंकि हमारा किसी भी नैरेटिव की एक्सेप्टेबिलिटी उस वक्त होगी जब वो हकायक पर मबनी होगा। और ये जो कुछ इंडिया कर रहा है उनके नैरेटिव को हम हकीकत पे बेस करके यकीनन डिफीट कर सकते हैं। आप 8-10 चीजें उठा लें। पहली बात यह है कि उन्होंने यूएन रेजोल्यूशन को वायलेट किया और अपने आइन में अमेंडमेंट करके उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेटस एक रीजन पूरे का तब्दील कर दिया, जिसको खुद उनकी लीडरशिप यूनाइटेड नेशन में लेके गई और उन्होंने इसका प्लेबिसिट के जरिए हल प्रपोज किया यूनाइटेड नेशन ने। इन्होंने यकसर उसको नजरअंदाज कर दिया। तो डिसरिगार्ड ऑफ इंटरनेशनल कन्वेंशन और रेजोल्यूशन यूनाइटेड नेशन जैसे अदारे का ये कोई छोटी रियलिटी नहीं है। फिर जो कुछ वो कश्मीर के अंदर कर रहे हैं, 85,000 से ज्यादा शहादतें हो चुकी हैं, फिर जितनी बच्चियों की इस्मत दरी की गई है, जो पैलेट गन्स इस्तेमाल करके स्टूडेंट्स को ब्लाइंड किया गया है और जितने लोग मिसिंग हैं जिन्हें घरों से उठवा लिया गया है, उन ये जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन और अब्यूज है, इस चीज को भी हाईलाइट करना ये अच्छा, अब इसमें एक सवाल है दुनिया के इजाज़ साहब, ये सवाल ये आपने कहा हाईलाइट करना चाहिए। अब नुक्ता ये भी सामने आता है कि हमारी जानिब से जब बयानिया आता है उसको वेस्टर्न प्रेस पे वो स्पेस नहीं मिलती। कल भी मैं सुन रहा था फेडरल मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन फवाद चौधरी साहब कह रहे थे कि ह्यूमन राइट्स या आज़ादी इजहार के हवाले से कुछ आर्टिकल्स हमारी जानिब से गए, हामिद मीर साहब ने वॉशिंगटन पोस्ट में लिखे। जब उसका जवाब डॉक्टर शीद बजारी साहबा ने दिया, लेकिन उसको वो पजीराई नहीं मिली, उसको स्पेस नहीं मिली वॉशिंगटन पोस्ट में। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ऐसे में क्या फिर ऑप्शंस रह जाती हैं कि अगर वो पजीराई ना मिले और वो रिपोर्ट्स जो पाकिस्तान के हक में होती हैं, चाहे वो वेस्टर्न रिपोर्टर्स ही करें, उनके अखबार या उनके चैनल्स उसको नशर नहीं करते, ऐसी सूरत हाल में क्या ऑप्शन रहती है फिर? देखिए, कलमा हक कहते रहने में तो कोई कदगन नहीं है। आप अपना नैरेटिव बयान करते रहें। नॉन एक्सेप्टेबिलिटी की वजह समझ आती है, क्योंकि इस वक्त हिंदुस्तान की जरूरत है अमेरिका को
और वेस्ट को, बिकॉज वो इनको एज अ प्रॉक्सी यूज करना चाहते हैं और इनकी तमाम तर जो वायलेशन है ह्यूमन राइट्स की या मजहबी बुनियादों पर जो ये कर रहे हैं, या जो क्लैंप डाउन कश्मीर में किया हुआ है, या जो यूएन रेजोल्यूशन को डिसरिगार्ड किया है, उस चीज पर वो उस तरीके से नोटिस नहीं ले रहे। लेकिन अमेरिका के अंदर हो या यूनाइटेड नेशन की ह्यूमन राइट्स कमीशन का हो या ब्रिटिश पार्लियामेंट में हो, वहां आवाज तो उठाई जा रही है। बिल्कुल उठानी चाहिए, आप सही कह रहे हैं। हमने जो चीजें अपने मुल्क में करनी है, अगर हम वो कर लें तो मेरे ख्याल में दुनिया की तवज्जो ऑटोमेटिकली होगी। और मैं सिर्फ जल्दी से आपको 3 चीजें सजेस्ट करना चाहता हूं। प्लीज हमारी हुकूमत को इन्हें कंसिडर करना चाहिए कि एक तो बायलैटरलिज्म का दरवाजा जिसे हिंदुस्तान ने बंद किया है, हम भी थ्रू एक्ट ऑफ पार्लियामेंट उसको बंद कर दें, और ये यूएन ये जो शिमला एग्रीमेंट है और लाहौर डिक्लेरेशन है, इसको नल एंड वॉइड करार दें, ताकि पूरी दुनिया को पता चले कि अब जो भी बात होगी वो यूएन रेजोल्यूशन की रोशनी में होगी। हिंदुस्तान पिछले 50 बरस से दुनिया को बेवकूफ बना रहा है कि ये हमारा बायलैटरल इशू है और हम मिलकर हल कर लेंगे, जबकि उसका कोई हल नहीं हुआ और आज उन्होंने इशू को इस तरह से तस्लीम करने से इनकार कर दिया। और दूसरी चीज, जो आजाद कश्मीर, आजाद जम्मू एंड कश्मीर है, वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 2 और 11 में अमेंडमेंट करने के बाद अगर अपना एक एनवॉय मुकर्रर कर दें कश्मीर के प्लेबिसिट के लिए, जो एक कश्मीरी होना चाहिए, और वो पूरी दुनिया में जाके वोटर लिस्ट तैयार करानी शुरू कर दे और कश्मीरियों को प्लेबिसिट के लिए रजिस्टर करना शुरू कर दें, अमेरिका में, कनाडा में, पूरे यूरोप में, ठीक, तो उससे जितने लोग अपना नाम लिखाएंगे प्लेबिसिट के वोट डालने के लिए, उससे एक मूवमेंट जनरेट होगी जो पूरी दुनिया को ये बावर कराएगी कि ये एक हल है, एक मामला है जो हल तलब है, और ये प्लेबिसिट के जरिए है, और वो प्लेबिसिट यूएन रेजोल्यूशन के तहत होना चाहिए। तो हम इस मोमेंटम को तो बिल्ड करने से हमें कोई रोक नहीं सकता है। डॉक्टर मारे साहब, ये जो सजेशंस आई हैं जो एजाज साहब की जानिब से, आपकी इस हवाले से क्या राय है कि प्लेबिसिट के लिए एनवाय मुकर्रर कर दिया जाए आजाद जम्मू कश्मीर हुकूमत का, और उन्होंने कहा है कि लाहौर मुआहिदा, डिक्लेरेशन, शिमला मुआहिदा, इसको हमारा पार्लियामेंट मंसूख कर दे, खत्म कर दे? देखिए, पहली बात तो ये कि ये मायदे तो मनसूख हो चुके हैं खुद ब खुद, क्योंकि जो शिमला एग्रीमेंट था वो 1972 में इस बात के ऊपर था, इस बात के साथ मुंसलिक था कि लाइन ऑफ कंट्रोल जो है उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी और कश्मीर के ऊपर कोई जमीनी तब्दीली नहीं आएगी। 5 अगस्त 2019 के बाद जो कानूनी इक़दाम हिंदुस्तान ने लिए हैं, जो न सिर्फ गैर कानूनी अपनी नौयत के अंदर, बल्कि वो कश्मीरियों का तशक्कुस खत्म करें, तो इस शिमला एग्रीमेंट की तो वैसी कोई बेसिस नहीं रह जाती कि आप बायलैटरलिज्म पे इससे बात करें, क्योंकि बायलैटरलिज्म पे बात करने का मतलब है कि आप हिंदुस्तानी मौका पर इख्तियार करें। ठीक, बिल्कुल हमारे पार्लियामेंट को जो है इसको सेटिसाइड करना चाहिए, अगरचे कानूनी तौर पे अब इसकी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन फिर भी सिंबॉलिकली आपकी अगर आप रेजोल्यूशन पास करते हैं तो आप जरूर करें। और इसमें भी कोई दूसरी ओपिनियन नहीं है कि आपको एक स्पेशल एनवॉय चाहिए जो कश्मीर के मामले को हर जगह पे लेके जाए, और उस एनवॉय के साथ साथ आपको कुछ टीम भी चाहिए जो कश्मीरियों पर मुश्तमिल होनी चाहिए, ताकि जो कश्मीरी हैं वो अपना नुक्ता नजर दुनिया तक लेके जाएं, और उसके साथ साथ पाकिस्तान के जो अहम शख्सियात हैं जिन्होंने कश्मीर पे काम किए वो उस मौक़िफ़ को आगे लेके जाएं। क्योंकि अगर आप ये नहीं करते तो फिर बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि जब तक आप अपना जो नुक्ता नजर है दुनिया के सामने नहीं लेके जाते, तब तक आप कोई ज़मीनी तब्दीली नहीं लेके आ सकते। ठीक है, आप तब तक जौहरी तब्दीली नहीं लेकर आए जा सकती। जनरल एजाज साहब, ये मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये जो एक्विजिशन आया, कमिंग बैक टू जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था कि इंडियन स्टेट मिनिस्टर फॉर इंटीरियर की जानिब से, कि पाकिस्तान की जानिब से ये कराया गया है और उनके इन्फिल्ट्रेटर्स आए हैं, आपको क्या लगता है इस सोच के पीछे क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं? आपने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस की बात की इंडिया की जानिब से, क्या इसके पीछे भी कोई गहरी चाल आपको नजर आ रही है या मेयर प्रोपेगेंडा है? नहीं, यकीनन इसके पीछे चाल है। पहली बात यह है कि एक तरफ हिंदुस्तान, अफगानिस्तान गवर्नमेंट और वहां एनडीएस और रॉ मिल्क के प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि तालिबान को पाकिस्तान असिस्ट कर रहा है, विच इज इन्वॉल्वमेंट इन अफगानिस्तान। अगर दूसरी तरफ से इंडिया ये नैरेटिव लेके चल पड़ता है कि पाकिस्तान इन्वॉल्व है कश्मीर के अंदर और वो इन्फिल्ट्रेटर्स भेज रहा है, तो इसको काउंटर करने का तो एक ही तरीका है कि आप उनसे एविडेंस मांगे, और अगर वो इंसान है जो इन्फिल्ट्रेट करके गए हैं तो वो उनकी कस्टडी में होनी चाहिए, उनकी कोई शनाख्त होगी, उसका कोई एविडेंस होगा, उसके लिए जॉइंट प्रोब के लिए हम ऑफर उनको कर रहे हैं। लेकिन मैं बार बार ये कहता हूं
कि उनके फॉल्स प्रोपेगेंडा को हम इतनी अहमियत क्यों देते हैं जब हमारे एक रियलिस्ट सिचुएशन ऑन ग्राउंड है उस पे दुनिया कान नहीं धर रही, तो वी शुड नॉट केयर अबाउट इट, क्योंकि हमें पता है हम इन्वॉल्व नहीं है, हमारा कोई पाकिस्तानी उनकी कस्टडी में नहीं है, बल्कि कुलभूषण यादव और उसका नेटवर्क पूरा हमारी कस्टडी में है, जिसको खुद इंडिया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लेके गया। तो अब इतनी शवाहिद के बावजूद अगर दुनिया खामोश है तो वो किस जमीर और मॉरल ग्राउंड पे रहते हुए हम पर बोझ डाल सकेगी या हम पर दबाव डाल सकेगी। लिहाजा हमें डिफेंसिव होने की जरूरत नहीं है और इस तरह के नॉन सेंसिकल एक्यूजेशन पे तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। उनके पास कोई एविडेंस होती तो वो पूरी दुनिया में लेकर उसको घूमते और पूरी दुनिया के सामने लाकर रखते, शाम को मीडिया के ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और वो सारी दुनिया को बताते हैं। लेकिन चूंकि उनके पास ये शवाहिद नहीं है तो इंडिया सिवाय एक स्टेटमेंट के कोई कॉन्क्रीट प्रूफ लाने में नाकाम है। We should not pay any attention. We should not pay any attention. डॉक्टर मारिया साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, हमने देखा कि इस साल के आगाज में LOC पे भी एक बातचीत हुई, DGMOs के दरमियान हुई और एक हमने उसके बाद फिर जो हॉटअप जो LOC थी वो नहीं देखी और हालात में बेहतरी आई और फिर कुछ इशारे भी मिले, बैकडोर डिप्लोमेसी या बैक चैनल राब्ते भी हुए। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो नरेंद्र मोदी हुकूमत का जो माइंडसेट है वो पाकिस्तान मुखालिफ है, उसमें कोई तब्दीली, जौहरी तब्दीली नहीं आ रही। आप 23 मार्च को भी उन्होंने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तानी आवाम को मुबारकबाद दी। इसके अलावा उन्होंने कोविड भी जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को हुआ उन्होंने उनकी सेहतयाबी के लिए दवा गो हुए। तो ये बस प्लेजेंट्री सिंबलिज्म हुआ, लेकिन जो असल उनका माइंडसेट है वो एंटी पाकिस्तानी है। डॉक्टर साहब, देखिए इसमें तो कोई हैरत की बात नहीं है कि उनका माइंडसेट एंटी पाकिस्तान है। सबसे अहम बात तो ये है कि उन्होंने ये तमाम जो आपको ग्रीन ब्रांचेस दी हैं, आपसे बातचीत की बात की, उन्होंने किस वक्त की? जिस वक्त हिंदुस्तान के अंदर जो है किसान मूवमेंट चल रही थी, जिस वक्त उनको इस बात का खतरा था कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के बाद जो अंदर जो अंदरूनी खलफशार है वो उसको रोक नहीं सकेंगे, उस वक्त उन्होंने आपसे बातचीत की। उस वक्त उन्होंने कहा कि हम जो है लाइन ऑफ कंट्रोल को जो है उसके ऊपर थोड़ा सा जो है तातुल लेके आना चाहते हैं, उसका बेहतरी करना चाहते हैं। क्या उन्होंने 5 अगस्त 2019 के मामला को तब्दील किया? हरगिज़ नहीं। क्या उन्होंने कश्मीरियों को उनके घरों से बेदखल करने की कोशिश को रोका? हरगिज़ नहीं। तो जमीनी तौर पे तो उन्होंने कुछ नहीं किया। हाँ, अगर उन्होंने थोड़ी बहुत चीजें डीएक्टिवेट की और आपसे कहा तो आप बैकडोर चैनल्स पे डिप्लोमेसी करें तो ये आपकी कमजोरी है, क्योंकि आपको हरगिज़ ऐसी किसी चीज के लिए आप इत्तेफाक नहीं कर सकते जिसके अंदर ना कश्मीर की बात हो हिंदुस्तान के साथ, ना इस बात का फैसला हो कि अमन मुज़ाकरात की बुनियाद क्या बनेगी, ना इस बात का फैसला हो कि तजारती तौर पे आपका हुजूम कैसे बढ़ेगा। तो जब ये तमाम मामला आगे चलते हैं तो जाहिर है पाकिस्तान को अपने नुक्ते नजर के मुताबिक और अपने तवक्कुआत के मुताबिक काम करना हो। चलिए एजाज साहब, पाकिस्तान ने बिल्कुल क्लैरिटी के साथ कहा है कि जब तक से भारतीय हुकूमत 5 अगस्त के इकदाम को वापस नहीं करती, रोल बैक नहीं करती, किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं शुरू हो सकते। आपको पाक इंडिया रिलेशनशिप आइंदा आने वाले सालों में किस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? बड़ी सिचुएशन वोलेटाइल है और मुझे तो हॉस्टिलिटीज की तरफ जाती हुई दिखाई देती है प्रेजेंट इंडियन रिजीम की मौजूदगी में। बैक चैनल जो हैं वो इस तरह के जो इतना बड़ा उन्होंने पॉलिटिकल स्टेप उठाया और इतना मेगा इवेंट उन्होंने कर दिया है, उसको कोई बैक चैनल डायलॉग या बैक चैनल राब्ते उसके रिवर्सल के लिए नहीं किए जा रहे कि हम 5 अगस्त 2019 का जो स्टेप उठाया 370 और 35A का, इसको हम वापस जो है इन्वोक करने जा रहे हैं और स्टेटस बहाल कर देंगे स्टेटहुड कश्मीर का। इस तरह का अगर बैकडोर चैनल से अचीवमेंट हो जाए तो फिर डायलॉग की जरूरत ही क्या है? तो मैं समझता हूँ ये बैक चैनल छोटी सतह की बात होती है, रिटायर्ड लोग करते हैं, माहौल साजी के लिए बात की जाती है, लेकिन कॉन्क्रीट रिजल्ट जो है ये जो प्राइम मिनिस्टर के आपने स्टेटमेंट सुनाई, पोजीशन ये है कि इतना बड़ा इंसिडेंट, इतनी बड़ी ह्यूमन ट्रेजेडी जो इस वक्त कश्मीर में हो रही है, उससे तवज्जो हटाने के लिए मैं पहले इसीलिए जोर दे रहा हूं कि इस बाइलेटरलिज्म का दरवाजा बंद करें। ये दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए कभी बैक चैनल की बात होती है, कभी कहीं बाहर मुलाकात की बात होती है, कभी शिमला एग्रीमेंट का रेफरेंस आ जाता है, जबकि प्रैक्टिकली हिंदुस्तान इस इशू को हल तलब मामला तस्लीम ही नहीं करता और वो कहता है कश्मीर मेरा इंटीग्रल पार्ट है, बल्कि वो आजाद जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर भी क्लेम दाखिल करता है। मैं बहुत बहुत शुक्रिया मेजर सब्जेक्ट से ये रफ करता है तो क्या डायलॉग करें? क्या डायलॉग हो सकता है? कोई इम्कान आपको नजर नहीं आते। बहुत शुक्रिया
मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब, आपने हमारे साथ नशिस्त की। डॉक्टर मारिया सुल्तान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, ये अहम इशूज़ हैं, इसलिए हम अपने प्रोग्राम के एक हिस्से में उमूर ख़ारजा से मुतल्लिक़ जो उमूर हैं उनको उठाते हैं, चाहे अफगानिस्तान का मामला हो या पाक भारत और मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल। आने वाले दिनों में इन तमाम इशूज़ का अहाता करते रहेंगे, कौमी इशूज़ पर भी आरा लेकर आएंगे। कल तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और प्रोग्राम 10 तक की टीम को इजाज़त दीजिए। अपना फीडबैक हमारे ट्विटर और फेसबुक पर ज़रूर दीजिएगा। कल तक के लिए अल्लाह निगहबान।